नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म मरुज्ञान एकेडमी पर। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे केंद्रीय बजट की दूसरी कड़ी है। कहने का मतलब हमारे जो केंद्रीय बजट को लेते हुए मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हुए थे। उसी को ही हम आगे जारी करते हुए आज दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट को लेकर के जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है या क्वेश्चंस है जो राजस्थान में आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं वे कंप्लीट करेंगे। तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं राजकोषीय समेकन, अर्थात ऋण से जीडीपी। ऋण से जीडीपी की बात करूं तो मैं सरकार ने इसके अंदर क्या क्या नए जो फैक्ट डाले हैं या क्या कुछ इसमें ऐड किया है उसको बात करें तो उसको लेते हुए हम आगे डिसीजन करेंगे। आज इस टॉपिक पे सरकार ने सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा है। बजट 2025-26 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2030-31 तक ऋण से जीडीपी अनुपात 50 ± 1, कहने का मतलब 49 से लेकर के 51 के बीच बीच हम इस चीज़ को लेके आएंगे। 49 से लेके 51 के बीच बीच मध्य तक लेके आएंगे। कब तक? 2030 से 31 के बीच में। किसको? ऋण से जीडीपी अनुपात को। ऋण से जीडीपी अनुपात को 2030-31 तक हम 50 ± 1 लेके जाएंगे। 2025-26 में हमने ये बोला था। इसी दिशा में हमने प्रगति करते हुए 26-27 के अंदर जो हमने अभी बजट लेके आए 26-27 का, उस बजट में ऋण से जीडीपी अनुपात को 56.1 से घटा करके 55.6 तो ले आए हैं। अब हम इसी को घटाते चले जाएंगे तो 2030-31 तक हम इसको 49 से लेके 51 के मध्य मध्य ले आएंगे। कहने का मतलब सिंपल सा है मेरा कि 2000 हमारा जो पिछला बजट आया था 2025-26, इसके अंदर हमारा जो जीडीपी ऋण से जीडीपी अनुपात था वो 56.1 था। हमने उसी बजट में कहा था कि हम इसको घटा करके 2030-31 तक कितना लेके आएंगे? 50 से 50 ± 1, 49 से लेके 51 के मध्य मध्य। तो हमारा जो अभी बजट आया 2026-27 उसके अंदर हमने 56.1 से घटा करके कितना कर दिया है? 55.6 कर दिया है। कहने का मतलब हम इसमें इसी टारगेट को पूरा करने के लिए 2030-31 वाले टारगेट को पूरा करने के लिए हम प्रयास रहता है इसको यहाँ तक ले आए हैं। ठीक है, ये बजट के अंदर ये ग्राफ आया है। उस ग्राफ में इन्होंने आंकड़े दे रखे हैं कि ये देखो कि हमारा जो पिछला था 56.1 था। कब? 2025-26 में। इसको हम घटा करके 55.6 लेके आ रहे हैं। कब? 2026-27 के अंदर। तो इन्होंने ग्राफ के मध्य में दिखाया है डेब्ट एज डिफाइंड इन दी FRBM एक्ट। ऋण से जीडीपी अनुपात को हम इसमें ये शो कर रहे हैं। तो सीधा सा ऋण से जीडीपी अनुपात कितना है 2026-27 के बजट के अंदर? 55.6। और इसको 2030-31 के बजट तक हमने कितना लेके जाना है? 50 ± 1% तक। ये आंकड़े हमें याद रखने हैं सीधे सीधे। उसके अलावा 16वां वित्त आयोग का इसमें जिक्र हुआ है। 16वें वित्त आयोग में कहा गया है कि 41% 41% वितरण को राज्यों को सौंपने का सिफारिश को मान लिया गया है। मतलब जितना टैक्स आएगा टोटल सरकार के पास, सेंट्रल सरकार के पास, उसमें से 41% हिस्सा किसको सौंप दिया जाएगा? राज्यों को सौंप दिया जाएगा। वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2026-27 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब 41% वो कितना आंकड़ा हो जाएगा? 1.4 लाख करोड़। जो सेंटर के पास टोटल जीएसटी वगैरह और टैक्स लगाने से जो पैसा आ रहा है उसका 41% राज्य को सौंपा जाएगा। और वो पैसा कितना है? 1.4 लाख करोड़। सबसे ज़्यादा वित्त आयोग के अनुदान का घटता क्रम पढ़ें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो वित्त आयोग ने कहा है वो किसको दिया गया? ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए दिया गया है। उससे कम पैसा दिया गया शहरी स्थानीय निकायों के लिए। फिर उससे कम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया गया। उससे कम राज्य आपदा मोचन निधि के तहत सहायता अनुदान दिया गया है। ये जो घटता क्रम है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आंकड़ा आपको हर कहीं मिलेगा, ये वाला आंकड़ा आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। और यही क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त आयोग ने जो अनुदान दिया है वो सबसे ज़्यादा अनुदान किस सेक्टर में दिया है, उससे कम किस सेक्टर में, उससे कम किस सेक्टर में। इस प्रकार को इसको आपको क्रम से लगवा सकता है, क्रम से पूछा जा सकता है कि आप सीरियल नंबर क्रम वाइज बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए, घटते क्रम में बताइए, आरोही अवरोही क्रम में बताइए इनको। तो हमें पता होना चाहिए इसमें ज़्यादा ग्रामीण स्थानीय निकायों को, फिर शहरी स्थानीय निकायों को, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को और उसके बाद राज्य आपदा मोचन निधि सेक्टर को दिया गया है।
अब यहाँ पे वित्त आयोग का नाम आया है तो साथ साथ में थोड़ा वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच में जितना वित्तीय संसाधन है उसका विभाजन करना, कि केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे को विभाजित करना, कि कितना परसेंटेज पैसा केंद्र के पास रहेगा, कितना केंद्र राज्यों को देगा, उसका विभाजन करना। जो हमारा अभी वित्त आयोग चल रहा है वो 16वां चल रहा है, जिसका गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक रहेगा। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी बने हुए हैं। इसके सदस्यों या मेंबर की बात करें तो अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, डॉक्टर मनोज पांडा है, सौम्याकांति घोष है। ये सारे सारे इसके मेंबर हैं। आने वाले एग्जाम्स में मेंबरों से क्वेश्चन बन सकता है। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, सौम्याकांति घोष, इनमें से कौन मेंबर है, इनमें से कौन नहीं है, इस प्रकार के। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। और जो राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है वित्त आयोग के द्वारा वो आर्टिकल 275 के तहत दी जाती है। तो आर्टिकल 275 में राज्यों को सहायता अनुदान है और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन है। दोनों आर्टिकल से ध्यान रखोगे। 16 वित्त आयोग कब से कब तक के लिए है, 5 वर्ष के लिए है, अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, काम क्या है, सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा इस बजट में थोड़ा रक्षा बजट को लेकर अलग से ढांचा बन के आया है। जो रक्षा मंत्रालय को बजट दिया गया है वो दिया गया है 7,84,678 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट से 15.19% अधिक है। अभी हमारा जो अब की और बजट है, जो कुल देश का बजट है उस जीडीपी का ये लगभग 2% है। ये कुल आवंटित बजट देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 2%। मतलब हम रक्षा पे पूरी देश की जीडीपी का 2% तक खर्च कर रहे हैं। उसमें परिचालन और रख रखाव पे सर्वाधिक खर्च किया जाएगा, लगभग 7 लाख में से 5 लाख रुपये, 5.5 लाख रुपये। नए हथियारों की खरीद के लिए हमने 2,19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जो पेंशन से आर्मी के अंदर वो 1,71,000 करोड़ जाएगी। विमान और एयर इंजन बनाने के लिए हमने 63,773 करोड़ खर्च करने हैं और नौसेना को 25,023 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये लगभग हमने सारे डिवाइड करके बताए हैं कि 784 को डिवाइड किया किस किस सेक्टर में। तो सबसे ज़्यादा परिचालन सेक्टर, उसके बाद नई हथियारों की खरीद, फिर पेंशन, फिर विमान एयर कार्गो, 5वां नौसेना। इसका भी थोड़ा सा माइंड में रखना, शेड्यूल्स किस टाइप बनेगा ये सारा का सारा। फिर हम जो बात करें आगे तो योजनाओं पर, सरकार ने कहा है कि बजट 2026-23 तक हम 1,000 करोड़ से अधिक आवंटन सहित नई योजनाओं को चयनित और योजनाएं चलाएंगे। अब योजनाएं सरकार की 2 प्रकार की होती है। सेंटर सरकार की योजनाएं 2 प्रकार की होती है, उसमें 1,000 से अधिक करोड़ रुपए लगाया जाना है। 26-23 के बजट में ये बात कही गई है। एक तो होती है केंद्र प्रायोजित योजनाएं और दूसरी होती है केंद्र क्षेत्र की योजनाएं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मतलब है कि वे योजनाएं जो सीधे सीधे केंद्र ही चलाती हो, पूरा पूरा पैसा केंद्र ही लगाती हो। और यदि मैं बात करूं केंद्र क्षेत्र की योजनाओं पर, तो वे योजनाएं होती है जिन पे पैसा केंद्र सरकार लगाती है, पर केंद्र सरकार लगाने के साथ केंद्र सरकार का एक पार्ट फिक्स होता है। इसमें केंद्र सरकार, आपने देखा होगा कि या तो 60-40 का अनुपात होता है कि 60% पैसा केंद्र सरकार लगाती है, 40% पैसा राज्य सरकारों को लगाया जाता है। या आपने सुना होगा 90-10 का अनुपात, कि 90% पैसा केंद्र सरकार लगाती है, 10% पैसा राज्य सरकार लगाती है। या आपने एक अनुपात देखा होगा 75-25 का अनुपात, कि 75% पैसा केंद्र सरकार लगाती है, 25% पैसा राज्य सरकार लगाती है। लगभग आप योजनाओं पाओगे ये 3 ही रेशो बात मिलती है अपने को, 60-40 का, 90-10 का या 75-25 का। पूर्वोत्तर राज्य हैं या स्पेशल जो राज्य हैं उनको 90-10 का सेक्टर दिया जाता है, लगभग 10% पैसा राज्य सरकार लगाती है, 90% पैसा केंद्र सरकार लगाती है। बाकी जितने राज्य हैं उन राज्यों में 60-40 या 75-25 का अनुपात रहता है। जो इस प्रकार की योजनाएं होती है जिनमें राज्य सरकार भी हिस्सा लगाती है वो केंद्र क्षेत्र की योजनाएं होती है। और केंद्रीय प्रायोजित जिनमें टोटल पैसा केंद्र सरकार का ही लगता है, राज्य सरकार का उसमें कुछ नहीं लगाया जाता, उसे बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ ये थोड़ा सा फैक्ट ध्यान देने योग्य है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे जो डाटा आए हैं उनमें गलत आंकड़ा दे रखा है। तो ओरिजिनल बजट को पढ़िएगा तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा पैसा 1 नंबर पे VBG रामजी योजना को अलॉट किया गया है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, 95,692 करोड़ रुपए। ठीक है, उससे 2 नंबर पे पैसा जल जीवन मिशन को दिया गया 67,670 करोड़ रुपए। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना को पैसा दिया गया 54,917 करोड़ रुपए। फिर समग्र शिक्षा अभियान को पैसा दिया गया 42,100 करोड़ रुपए। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पैसा दिया गया 31,820 करोड़ रुपए। तो 5 सेक्टर को आपको 5 योजनाओं को क्रम से याद रखना है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं 5 है, उनमें सबसे ज़्यादा पैसा VBG रामजी योजना,
फिर उससे कम जल जीवन मिशन, उससे कम प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे कम समग्र शिक्षा, उससे कम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, 2,27,429 करोड़ रुपए। फिर उससे कम पैसा दिया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, जो नेशनल हाईवे बनाती है, 1,87,293 करोड़ रुपए। फिर सड़क निर्माण कार्य में लगाए गए हैं 1,21,999 करोड़ रुपए। उससे कम दिया गया यूरिया सब्सिडी 1,16,805 करोड़ रुपए। और फिर रक्षा सेक्टर के अंदर पैसे दिए गए हैं 82,218 करोड़ रुपए। तो आपको 500 क्रम केंद्र प्रायोजित योजनाओं में याद रखना है, 500 का क्रम ही केंद्र क्षेत्र योजनाओं में याद रखना है, जिससे क्या किए कि आपको ये इनको क्रमावली से आने वाले या सेट करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो हमारी क्लियर हो जाएँ। तो ये बजट को लेते हुए, बड़े बड़े आंकड़ों को लेते हुए ये बातें होगी है। कुछ हमने राजकोषीय है, नीति ही या और कुछ है, घाटे जितने भी प्रकार हैं वो सारा हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने आज जो कवर किया है वो एक तो योजनाओं को लेकर के कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं कौन कौन सी है, उनमें किस किस को पैसा सर्वाधिक मिला है, कम किसको मिला है। उसके अलावा रक्षा बजट पे थोड़े से आंकड़े देखे हैं, वित्त आयोग के बारे में थोड़ी बात की है और एक राजकोषीय समीकरण नामक टॉपिक पे बात की है। फिर हम जो बात करेंगे अब नेक्स्ट आगे, वो हम बात करेंगे जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने जो भाषण दिया था वो कब दिया था, क्या भाषण में क्या कुछ खास बातें थी, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बजट के अंदर क्या क्या मेन फैक्ट है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो फैक्ट की बात करें तो एक तो अपने को ध्यान रखना है, बजट 2024-23 निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री है उन्होंने भाषण दिया था 1 फरवरी 2026 को। और जो उन्होंने भाषण दिया वो माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी की जन्मशती के पावन अवसर पर उनको संबोधित करते हुए दिया था। तो वो माघ पूर्णिमा को थोड़ा ध्यान रखना है और गुरु रविदास जी की जन्मशती को उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, उनका नाम लिया था, 2026-23 का बजट प्रस्तुत किया था उन्होंने। इस बजट में मैंने बजट की कटिंग ही डाली है सीधी सीधी, तो देखते रहना। इसमें बजट में कहा था कि हमारा लक्ष्य है, अब लक्ष्य क्या है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, दूसरा अनुसूचित जाति, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा घुमंतु, पांचवा युवा, छठा गरीब और सातवां महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावनाओं को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। कि हमारा लक्ष्य क्या है, जितने भी कोई हम विकास कर रहे हैं उसका लाभ किसान को, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, घुमंतु, युवा, गरीब, महिलाओं, इन सभी तक पहुंचाने को सुनिश्चित करें और संभावना को कार्य निष्पादन करें, मतलब प्रैक्टिकली रूप से कंप्लीट करवाएं, पहुंचाएं। 7 सेक्टर बताएं उन्होंने लक्ष्य के अंदर, चारों सातों नाम ध्यान होने चाहिए कि उनके लक्ष्य में किन किन का नाम लिया गया, किसान का, SC ST, घुमंतु, युवा, गरीब, महिलाओं को लेकर के, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं बात करूँ आगे, विकसित भारत युवा नेता का वार्ता। 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए थे जो कई प्रस्तावों का आधार बने, जिससे यह एक युवा शक्ति संचालित बजट बन गया है। तो ये बजट है हमारा किस शक्ति को संचालित है, युवा शक्ति संचालित बजट। ये भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये बजट जो युवा शक्ति संचालित है, वो आपको ऑप्शन बना के दे सकते हैं कि हमारा बजट कौन सी शक्ति से संचालित है, युवा, किसान, महिला, SC ST कैटेगरी। तो हमें पता होना चाहिए युवा शक्ति संचालित बजट है हमारा 2026-23 का, और उसमें ऊपर वाले 7 सेक्टर के बारे में हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए। फिर इस बजट में 3 कर्तव्यों पर बात हुई है। किस बजट में हमारे कितने कर्तव्य हैं, 3 कर्तव्य। कौन कौन से हैं? पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को, पहला कर्तव्य क्या है हमारा, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना। सिंपल सा पहला कर्तव्य है हमारा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना, रेगुलर बनाए रखना, मतलब सतत मतलब सस्टेनेबल, रेगुलर बनाए रखना, तेज स्पीड में बढ़ाते होना, प्रोडक्टिविटी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ाते हुए। एक तो हमारी जिसमें चीज़ें बढ़ रही है वो ज़्यादा बननी चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और कंटिन्यू बनाए रखेंगे, और साथ में विश्व में जो परिस्थितियाँ बदल रही है उनका सामना करने की क्षमता विकसित करेंगे। ये हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है। हमारा दूसरा कर्तव्य क्या है, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। किन के लोगों की? हमारे लोगों की आकांक्षाएं, जो उनकी मन की बातें हैं, जो ज़रूरतें हैं, सबको पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना,
ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बने रहें। कहने का मतलब हमारे लोगों को जितनी भी ज़रूरत है उसको पूरा करें, और उनकी क्षमताओं का निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से चीज़ें विकसित करें कि वो ज़्यादा चीज़ों का निर्माण कर सके, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनवा सकें, जिससे भारत की समृद्धि तेज होगी। और जो तीसरा कर्तव्य है वो क्या है, सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। तीन हमारे पॉइंट आगे, और तीनों पॉइंट के अंदर हमें तीन कर्तव्य हैं हमारे। तो पहला कर्तव्य क्या है, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। और तीसरा कर्तव्य क्या है, सबका साथ सबका विकास। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास, दूसरा आकांक्षाओं का निर्माण करना, क्षमताओं का निर्माण करना, पहले में प्रोडक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए विकास को तेज और सतत बनाए रखना। ये हमारे तीन कर्तव्य हैं। इन तीनों कर्तव्य हमें पता होना चाहिए कौन कौन से बजट के हमारे तीन कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इसी बजट में आ रहे वृद्धि और विकास के 6 स्तंभ बताए गए हैं। तो 6 स्तंभ कौन कौन से हैं वो भी हमें थोड़े माइंड में रखने हैं। एक तो आर्थिक वृद्धि बनाए रखने को बोला गया है, विकास की बुनियाद को बनाए रखना है, जन केंद्रित विकास हो, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था हो हमारी, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता हो, और राजकोषीय मामले। तो ये 6 फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं कि ये 6 फैक्टर कौन कौन से हैं, विकास और वृद्धि के स्तंभ हैं। तो बजट में ये कुछ आएगा कि केंद्रीय बजट 2024-23 में वृद्धि और विकास के 6 स्तंभ में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियाद को बनाए रखना, जन केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, राजकोषीय मामले, ये हमारे 6 स्तंभ हैं। ठीक है, जो हमारे 3 कर्तव्य थे उन कर्तव्यों को आगे उन्होंने किस किस में डिवाइड किया है। पहला कर्तव्य था हमारा आर्थिक विकास को तेज और सतत रखना, विनिर्माण, विस्तार और रणनीतिक क्षेत्र। उसमें इंडिया की 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करेंगे हम। विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करेंगे। चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करेंगे, ये चैंपियन है, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करेंगे। अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन प्रदान करना, दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना। ये सारे सेक्टर किसके हैं, पहले कर्तव्य से रिलेटेड है। दूसरा जो हमारा कर्तव्य है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना, उनकी क्षमताएं बढ़ाना। उसमें शिक्षा रोजगार कौशल आएगा, स्वास्थ्य कौशल आएगा, और उसके अलावा विरासत और डिजिटल ग्रिड आएगा। तीसरा जो हमारा कर्तव्य था, सबका विकास सबका साथ, उसमें एग्रीकल्चर, कृषि और किसान कल्याण, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण आएगा, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण आएगा। पूर्वोत्तर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के ऊपर बात की गई है कि जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है हमारा, नागालैंड, असम वगैरह, उस पर सेक्टर कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको भी साथ लेके चलना है हमने। तो 3 सेक्टरों को आगे डिवाइड किया गया इस भाग के अंदर। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा माइंड में रिकॉल रखिएगा। फिर बजट को लेकर के क्या क्या बातें हुई है, और बजट में किस किस चीज़ें और घोषणा की गई बजट को लेकर के, वो हमें थोड़ा सा पढ़ना है माइंड में। एक तो उन्होंने बोला है कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। कौन से सेक्टर में, बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र है, उसको विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये लगाएंगे हम। फिर 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। वो बोल रहे हैं कि 3 तो नए बनाएंगे हम, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, और 7 जो पहले से बने हुए हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट द्वारा तैयार किया जाएगा, उस पर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो, तो हम उस नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करेंगे। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत हो रही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना में 40,000 करोड़ रुपए का परिव्यय करेंगे। कौन सी योजना में, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना में। उसके बाद दुर्लभ खनिज कॉरिडोर विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु की सहायता करेंगे। तो दुर्लभ खनिजों का कॉरिडोर बनाने के लिए कौन कौन से राज्यों की सहायता होगी, एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। ये 4 राज्य ध्यान रखना, यहाँ पे दुर्लभ खनिज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उसके अलावा कंटेनर विनिर्माण योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। फिर खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू की गई है। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना क्या है, खादी को, हथकरघा को और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू हुई है।
उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 करोड़ से एसएमई निधि शुरू की गई। क्वेश्चन आएगा एसएमई निधि कितने हज़ार करोड़ से स्टार्ट है? 10,000 करोड़ से। और किस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है? एसएमई निधि। तो किसको शुरू की गई है? उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए। और छोटे उद्यमों, सूक्ष्म उद्यमों की सहायता जारी रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ का टॉपअप लाया जाएगा। 2,000 करोड़ का टॉपअप आत्मनिर्भर भारत निधि, जो किस सेक्टर में सहायता जारी रखेगी? सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देने के लिए। मतलब मेनली है इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। ये सारी बातें हम जो पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। सारी सारी बातें हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। भले बायो फार्मा सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, खनिज सेक्टर हो, उसके अलावा जो खादी हथकरघा हस्तशिल्प सेक्टर हो, उद्यमों को भाग देने के लिए 10,000 करोड़ की एमएसएमई निधि हो या आत्मनिर्भर भारत निधि हो, ये सारी चीज़ें में ध्यान होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स है जो इस बजट में रिपीट हुए हैं या बोले गए हैं, तो वो हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं घूम फिर के। ठीक है। उसके अलावा श्रम एवं गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए मैं 5 उपभागों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव रख रही हूँ। तो कौन से? श्रम और गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए। ठीक है। 5 उपभाग हैं। 5 उपभाग क्या क्या हैं? एक तो पहला, रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना। तो एक तो राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई गई है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ गई? रेशम आ गई, ऊन आ गया, जूट आ गया, प्राकृतिक फाइबर जो भी हैं वो सारे आ गए, मानव निर्मित, मानव ने जो फाइबर बनाए वो सारे आ गए, और नए युग के आजकल नैनो टेक्नोलॉजी से जो फाइबर बना रहे हैं वो सारे आ गए। इन सभी फाइबरों को आत्मनिर्भरता भारत को बनाने के लिए, कि भारत आत्मनिर्भर बने इन सभी चीज़ों को बढ़ाने में, इसलिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। मशीनरी, दूसरा सेक्टर, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। तो क्वेश्चन आएगा वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना क्या है? तो वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना किसके लिए शुरू की गई है? एक तो ऊपर पढ़ के हैं अपने राष्ट्रीय फाइबर योजना, ये हमें पता होना चाहिए किस लिए है। दूसरी योजना हम पढ़ रहे हैं वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। इसमें क्या है? मशीनरी के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और सामान्य टेस्टों के जरिए प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ, पारंपरिक चीज़ों को साथ में जोड़ते हुए आधुनिकीकरण, मॉडर्न बनाया जाएगा। इसलिए वस्त्र विनिर्माण और रोजगार योजना शुरू की गई है। तीसरा, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम लाया जाएगा। तो राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम, तीसरा ये पॉइंट है। ये किस लिए लाया जाएगा? ये जितनी योजनाएं चल रही है उनको सभी को इकट्ठा करना है। उसके अलावा जितने बुनकर है, कारीगर है, उनको एक लिमिट तक उनका जो बोला गया सहायता सुनिश्चित की जाएगी, वो सहायता सुनिश्चित करने के लिए हम कौन सा कार्यक्रम बना रहे हैं? राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम। उसके बाद वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल शुरू की जा रही है। तो टैक्स इको पहल, ये 4 नंबर पॉइंट आ गया। क्वेश्चन आएगा टैक्स इको पहल क्या है? वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए, जो विश्व के अंदर प्रतिस्पर्धी रूप से और जितने भी धारण करने योग्य जो वस्त्र है, परिधान है, उनको बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल शुरू की गई है। 5वां, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 शुरू की जा रही है। तो क्वेश्चन आएगा समर्थ 2.0 क्या है? 5वां पॉइंट हो गया। तो समर्थ 2.0 क्या है? उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल और परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए शुरू किया जा रहा है। तो हमें वस्त्र सेक्टर में 5 पॉइंट मिल गए पढ़ने के लिए। पहला पॉइंट तो राष्ट्रीय फाइबर योजना क्या है। दूसरा पॉइंट वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना क्या है। तीसरा पॉइंट राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम क्या है। 4 नंबर पॉइंट टैक्स इको पहल क्या है। और 5 नंबर पॉइंट समर्थ 2.0 क्या है। तो 5 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं यहाँ से, क्या है, क्या कुछ है इसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा मालवाहक कॉरिडोर का विकास पूर्व में डानकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक किया जाएगा। तो मालवाहक कॉरिडोर का विकास क्या से? डानकुनी से लेकर सूरत तक। उड़ीसा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से? उड़ीसा में शुरू किया जाएगा।
यह तालचर, आंगुल, कालिंगा नगर को पारादीप और धमलापतन से जोड़ेगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा ध्यान रखना, जल वाटर मार्ग वाटरवे है, नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 उड़ीसा में शुरू किया जा रहा है। उसके बाद जहाज मरम्मत सुविधा विकसित की जा रही है पटना और बनारस में। तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम लाई जा रही है। अंतर्देशीय जलमार्ग व तटीय पोत परिवहन के 6% हिस्से को 2047 तक बढ़ा करके 12% किया जाएगा। कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन है उसमें 6% हिस्से को 2047 तक बढ़ा के कितना कर रहे हैं हम, 12%, 2 गुना करें सीधा सीधा ही हम। मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 2047 तक 100 साल के अंदर अंदर हमें ये काम करना है कि हम हमारे जो अंतर्देशीय जलमार्ग तटीय पोत परिवहन का जो हिस्सा है हमारा कितना परसेंट है, 6%, उसको कितना करेंगे 12%। और किस स्कीम के अंदर, तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम के तहत। उसके अलावा समुद्री विमान VGF योजना लाई जा रही है। समुद्री विमान VGF योजना, समुद्री विमानों का स्वदेशी निर्माण किया जाए, खुद के देश में स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए। पर पर्यावरणीय रूप से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच में विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। तो कितने, 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर, यात्रियों को जल्दी जल्दी पहुंचाने के लिए। अब वो कहाँ से, एक तो मुंबई से पुणे, एक पुणे से आगे हैदराबाद, एक हैदराबाद से बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से फिर वापस बेंगलुरु, और दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी सिलीगुड़ी। ये 7 कॉरिडोर हमें थोड़े से याद रखने हैं। जो राष्ट्रीय पशुधन आय में लगभग 16% का योगदान देता है। जो कृषि आय के अंदर जितना पशुधन है वो कितना योगदान देता है, 16%, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में है। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब CCL स्थापित की जाएगी। मतलब एडवांस टाइप की CCL AVGC ये एक प्रकार का, ऐसे मानो कि क्रिएटिव करना है, कंटेंट बनाना है, उसके लिए एक नई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके एक नया वर्जन टाइप कुछ है जो इस चीज़ों को विकसित किया जाएगा। CCL लैब बनाई जाएगी। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब CCL कितने, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और लगभग 500 महाविद्यालयों कॉलेजेस में ये बनाई जाएगी। और इसको जो सारा देखभाल करेगा वो कौन करेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, ये उसकी देखभाल करेगा। ठीक है। उसके अलावा ये बोला गया कि भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। तो नारियल उत्पादक देश सबसे बड़ा भारत है वर्ल्ड के अंदर। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू एवं भारतीय कोको को प्रीमियम ब्रांड में बदलना है। किस किस को, भारतीय काजू को और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ब्रांड में बदलना है। चंदन की लकड़ी का प्रसंस्करण करने की बात हुई है इसके अंदर। पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, खुमानी, बादाम, इसकी पैदावार बढ़ानी है हमने। पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा, महायान, वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है, इसको बोला गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा, महायान और वज्रयान परंपराओं क्या है, सभ्यता संगम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना स्टार्ट हुई है। तो ये थोड़ा ध्यान इंपॉर्टेंट है। बौद्ध सर्किट कहाँ कौन कौन से राज्य जोड़े जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। 7 सिस्टर में से 6 ही राज्य हैं, ध्यान रखना। अब कौन सा नहीं है वो आप ध्यान रखना, इसमें कौन सा नहीं है, तो नागालैंड नहीं है। 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में 10% हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है हमने। वर्ल्ड के अंदर जितना सेवा सेक्टर है उसके 10% हिस्सेदारी हमें 2047 तक बढ़ानी है। जामनगर में WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन करना है। जामनगर गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करना है। ये बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके अलावा सतत परिवेश तंत्र विकसित करने के लिए, कंटिन्यू परिवेश तंत्र विकसित बनाने के लिए हमने एक तो बात की है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी पूर्वी घाट में और पोदगी मलाई पश्चिमी घाट में माउंटेन ट्रेल्स का विकास किया जाएगा। तो माउंटेन ट्रेल्स का विकास कहाँ कहाँ किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा पूर्वी घाट के अंदर अराकू घाटी में, उसके अलावा पश्चिमी घाट के अंदर 5वां पॉइंट कौन सा है, पोदिगले मलाई में। तो 500 सेक्टर ध्यान रखने हैं हमने, वहाँ पे माउंटेन ट्रेल्स बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी और पोदिगई मलाई। उसके अलावा हम कुछ तटीय क्षेत्रों में टर्टल ट्रेल्स बना रहे हैं। टर्टल मतलब कछुए को बचाने के लिए। वो कहाँ कहाँ, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में। तो टर्टल ट्रेल्स कहाँ कहाँ विकसित किया जा रहा है, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। उसके अलावा
हम वर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बना रहे हैं पक्षियों को थोड़ा बड़ा देखने के लिए, उनके बारे में जानकारी करने के लिए, पक्षियों को बचाए रखने के लिए। तो हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर जो पुलिकट झील है, वहाँ पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है, तो वहाँ बनाया जाएगा बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स। तो हमें 3 ध्यान रखने हैं, माउंटेन ट्रेल्स कहाँ विकसित किए जाएंगे, टर्टल ट्रेल्स कहाँ बनाए जाएंगे, और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, ये बात हमने देखनी है थोड़ा। उसके अलावा इसी बजट के अंदर इसका भाग 6 है, उसके अंदर आयकर अधिनियम 2025 के स्थान पर 1 अप्रैल 2026 को यह प्रभावी हो जाएगा। नया आयकर अधिनियम बनाया गया है। नया आयकर अधिनियम 2025 से कब से प्रभावी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से। अभी तक प्रभावी हुआ नहीं, हो जाएगा। वैश्विक तौर पर क्लाउड सर्विस प्रदान करने वाली जितनी कंपनी हैं उनको 2047 तक भारत में टैक्स से छूट दे दी गई, सभी टैक्स से। तो ध्यान रखना 2047 तक सभी टैक्स से छूट मिले कौन सी कंपनियों को, जो वर्ल्ड लेवल पर क्लाउड सर्विस प्रदान करती है। अब यहाँ पे बात आती है सर क्लाउड सर्विस क्या है। क्लाउड सर्विस देखोगे कि आप जितना भी डाटा यूज़ में लेते हो, गूगल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, जो चलाते हो, आपका इस पर सारा जो डाटा जाता है वो एक जगह जाके तो स्टोर होता ही है। वो स्टोर कहाँ होता है, उसको कौन देखभाल करता है, कैसे उसके सिस्टम संभाला जाता है, उसको बोलते हैं क्लाउड्स। वो एक जगह जाके स्टोर होता है डाटा, वो सारा क्लाउड कहलाते हैं। ये पूरी एक आईटी टेक्नोलॉजी में एक पॉइंट आता है पूरा क्लाउड सर्विस। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ आप जितना इंटरनेट पे जो काम करते हो वो जाके जहाँ सेव होता है, वो सेव होने वाली जगह क्लाउड कहलाती है एक हिसाब से। ठीक है, तो वैश्विक तौर पर क्लाउड सर्विस प्रदान करती है जो कंपनियां, उनको 2047 तक भारत के अंदर पूरे टैक्स से छूट दे दी गई है। तो ये कुछ हमारे बजट को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो ये बात होगी हमारी बजट पे, केंद्रीय बजट कंप्लीट है। अब हम आगे राजस्थान के बजट पे बात करेंगे और आर्थिक समीक्षा को लेकर के भी वीडियो बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक पहुँच सके। केंद्रीय बजट को लेकर के डिस्कशन बहुत कम होती है और अभी वर्तमान के फैक्टर को देखते हुए, सरकार के पैटर्न को देखते हुए अब की बार संभावना है कि आरपीएससी केंद्रीय बजट से क्वेश्चन बनाए। तो इस बजट की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सभी का धन्यवाद। और आप मरुज्ञान एकेडमी के चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाइए, इसको फैमिली को बड़ा बनाइए और लोगों तक पहुँचवाइए। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।